क्या आपने 2005 में आई हॉलीवुड फिल्म द एग्जोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज देखी है? हॉलीवुड में वैसे तो कई हॉरर मूवीज बनती हैं, लेकिन इस फिल्म में कुछ अलग था। अगर आप इस फिल्म का पोस्टर देखें तो उस पर साफ लिखा है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। जी हाँ, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये कहानी थी अनलीस मिशेल की, जो दुनिया के सबसे फेमस एक्सॉर्सिज्म केसेस में से एक है। अनलीस मिशेल का जन्म 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। जब वो 16 साल की थी तो एक दिन अचानक स्कूल में बेहोश हो गई। उसके दोस्तों ने बताया कि जब वो बेहोश हुई तो कुछ मिनटों तक एक अजीब ट्रांस जैसी स्थिति में थी। शाम को जब वो घर लौटी तो सोने चली गई, लेकिन रात के बीच में अचानक उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कोई भारी वजन है, और जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे पता चला कि उसने बिस्तर गीला कर दिया था। पर इसके बाद कई महीनों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। एक साल बाद वही घटना फिर हुई। इस बार उसके पेरेंट्स को लगा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। द सन न्यूज़पेपर के मुताबिक जब डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट ने एनालिस का चेकअप किया तो उन्हें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा। लेकिन एक साल बाद फरवरी 1970 में उसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यहीं पर अजीब घटनाएं शुरू हुई। एनालिस ने कहा कि उसे अजीब अजीब रंग दिख रहे हैं और कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी था, जो एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दुनिया में 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन एनालिस का केस अलग था। कुछ दिनों बाद उसे खतरनाक हेलुसिनेशंस होने लगी। वो चीज़ें देखने लगी जो और किसी को नहीं दिखती थी। वो आवाज़ें सुनने लगी जो कोई और नहीं सुन सकता था। और फिर उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी जो उसे बार बार यही कहती थी कि तुम श्रापित हो। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। एनालिस की हरकतें और भी डरावनी हो गईं। द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के अनुसार उसने दिन में 600 बार घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जिससे उसके घुटनों के लिगामेंट्स खराब हो गए। वो कभी 2-2 दिनों तक टेबल के नीचे छुपकर बैठी रहती, कभी कुत्ते की तरह भौंकने लगती। एक दिन उसने मकड़ी खा ली, कभी कोयले का टुकड़ा खा लिया, और एक बार तो एक चिड़िया तक निकल ली। एनालिसे के माता-पिता पूरी तरह से घबरा चुके थे। जब उन्हें डॉक्टरों से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने चर्च के एक बिशप से अनुरोध किया कि एनालिसे का एक्सॉर्सिज्म किया जाए। एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है किसी इंसान के शरीर से किसी बुरी आत्मा को निकालना। इंडिया में इसे झाड़ फूंक कहा जाता है। कहा जाता है कि एनालिसे के शरीर में 6 खतरनाक आत्माएं थीं। एक, एडोल्फ हिटलर, जो नाजियों का तानाशाह था। 2, रोमन एम्परर नीरो, जिसने हजारों लोगों की हत्या करवाई। तो जूडस, जिसने जीसस को धोखा दिया था। 4, कैन, जिसने अपने ही भाई एबेल को मार दिया था। 5, ल्यूकिफर, जो ईसाई मान्यताओं में सबसे बड़ा शैतान माना जाता है। 6, वॉलेंटिन फ्लीशमैन, एक पादरी जिसे चर्च ने उसके अपराधों की वजह से निकाल दिया था। एक्सोसिज्म के दौरान कहा जाता है कि इन आत्माओं ने खुद अपनी पहचान बताई थी। एनालिसे मिशेल के इस एक्सोसिज्म की रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। ये केस दुनिया के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक बन गया, लेकिन ये अकेला केस नहीं था। 2013 में एक अमेरिकी आदमी अपने होटल रूम में बेहोश पाया गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और होश आया तो उसने स्वीडिश भाषा में बोलना शुरू कर दिया। उसके आईडी कार्ड्स और डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम माइकल बोटराइट था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम जोहान एक बताया। आखिर कैसे एक अमेरिकी व्यक्ति अचानक से दूसरी भाषा बोलने लगा? और एनालिसे मिशेल को वो अजीब आवाजें और डरावनी चीजें क्यों दिख रही थी? क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या ये सच में आत्माओं का प्रभाव था? क्या कोई आत्मा सच में किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। भारत में मेंटल हेल्थ क्राइसिस कितनी सीरियस है, इसे समझने के लिए सिर्फ ये आंकड़े देख लीजिए। हर 7 में से एक भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से जूझ रहा है, और सबसे डरावनी बात यह है कि भारत में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी इस पर खुलकर बात करने की बजाय हम इसे इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक, मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों की सोच, और दूसरा, सही इलाज की भारी कमी। इंडिया में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.75 साइकियाट्रिस्ट्स हैं, यानी लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक ट्रेंड डॉक्टर। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हालत तो और भी बुरी है। 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.07। इसका मतलब अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो भी जाए तो उसे सही इलाज मिल पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इससे भी बड़ा इशू ये है कि लोग मानसिक बीमारियों को सीरियस मानते ही नहीं हैं। जब किसी को डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कैंसर हो जाए तो वो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन अगर कोई क्लिनिकल डिप्रेशन, एनेक्सिटी डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे कहा जाता है, अरे बस ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, या फिर ये सब दिमागी फालतू बातें हैं। और सबसे खतरनाक बात, बहुत से लोग स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डीआईडी या एपिलेप्सी जैसी न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस को भूत प्रेत या किसी बुरी आत्मा का साया मानते हैं। इसलिए सही इलाज लेने की बजाय लोग झाड़ फूंक और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब सोचिए, ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस कितना बड़ा है। भारत में 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन और
8 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 से 30% ही इलाज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें जानकारी नहीं है, या फिर वो समाज के डर से खुलकर सामने नहीं आते। ये डर ही लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या हमने कभी इस मुद्दे को सीरियस लिया है? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन स्टिग्मा की वजह से मदद लेने से डरता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे हम समझेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स असल में होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और भारत में लोग इन्हें कैसे परसीव करते हैं। मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ। अगर हमारा मेंटल हेल्थ बैलेंस में होता है, तो हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, सही डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये हमारे इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करने लगता है, जिससे मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर्स सिर्फ किसी की मानसिक स्थिति पर असर नहीं डालते, बल्कि उनकी सोशल लाइफ, रिलेशनशिप से और फिजिकल हेल्थ पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हमारा मेंटल बैलेंस किसी कारणवश बिगड़ जाता है और हम अपनी सोचने समझने की शक्ति पर कंट्रोल खोने लगते हैं, तो इसे मानसिक विकार कहा जाता है। इन विकारों के होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा या एक्सट्रीम स्ट्रेस। ये समझना जरूरी है कि मेंटल डिसऑर्डर्स कोई वीकनेस या चॉइस नहीं होते, बल्कि ये रियल मेडिकल कंडीशंस हैं जिनका सही इलाज और मैनेजमेंट किया जा सकता है। मानसिक विकारों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें से कुछ बहुत आम होते हैं, जबकि कुछ रेयर और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स की, जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक सैडनेस, होपलेसनेस और लो एनर्जी महसूस करता है। ये सिर्फ दुखी होने से अलग होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की डेली एक्टिविटीज और सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके कारण इंटरेस्ट की कमी, नींद की समस्या, भूख में बदलाव और सुइसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं। कई लोग इसे बस सोच बदलने या खुश रहने से ठीक करने वाली समस्या मानते हैं, लेकिन असल में यह एक सीरियस मेंटल इलनेस है जो ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ी होती है, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स उन कंडीशंस को कहते हैं जिनमें व्यक्ति को एक्सट्रीम चिंता और डर महसूस होता है, जो उसकी नॉर्मल लाइफ को प्रभावित करता है। इसमें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और फोबियाज शामिल हैं। पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति को अचानक से तेज दिल की धड़कन, सांस लेने में दिक्कत और एक्सट्रीम फियर का अनुभव होता है, जिसे पैनिक अटैक कहते हैं। फोबियाज में किसी खास चीज या परिस्थिति से रैशनल डर होता है, जैसे ऊंचाई, पानी या सोशल सिचुएशन से डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को सिर्फ ओवर थिंकिंग कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक रियल डिसऑर्डर है जो ब्रेन फंक्शन को प्रभावित करता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को अनवांटेड थॉट्स, ऑब्सेशंस आते हैं और वे इन्हें रोकने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर्स करने लगते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, चीज़ों को सिमेट्रिकल रखना या कोई खास रिचुअल बार बार करना। इसे सिर्फ साफ सफाई पसंद होना मानना गलत होगा, क्योंकि ओसीडी से जूझ रहे लोगों को इस बिहेवियर पर खुद भी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वे इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस और हाइपर एक्टिविटी यानी मानिया महसूस करता है, और कभी एक्सट्रीम सैडनेस और होपलेसनेस डिप्रेशन में चला जाता है। मेनिया के दौरान व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल सकता है, कम सो सकता है, इंपल्सिव डिसीजंस ले सकता है और खुद को बहुत पावरफुल महसूस कर सकता है, जबकि डिप्रेशन फेज में वह खुद को वर्थलेस और होपलेस महसूस करता है। यह डिसऑर्डर व्यक्ति की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर गहरा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं कुछ रेयर और कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर्स की, जो आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आते और जिनके बारे में कम अवेयरनेस होती है। कोटार्ड्स डिल्यूजन एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह मर चुका है, उसका कोई अंग काम नहीं कर रहा या उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। ऐसे व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स तक का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वे मानते हैं कि वे एग्जिस्ट ही नहीं करते। कैपग्रास सिंड्रोम में व्यक्ति को लगता है कि उनके अपने परिवार के सदस्य या करीबी लोग इम्पोस्टर्स हैं, यानी उनकी असली जगह किसी और ने ले ली है। ये डिसऑर्डर उन लोगों में देखा जाता है जो हेड इंजरी, डिमेंशिया या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कंडीशन से पीड़ित होते हैं। एलियन हैंड सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता और खुद ब खुद एक्शंस करने लगता है। यह स्थिति उन लोगों में देखी जाती है जिनका ब्रेन डैमेज हुआ हो, खास तौर पर कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, में इंजरी होने के कारण। कुछ मेंटल डिसऑर्डर इतने गंभीर होते हैं कि वे व्यक्ति की पूरी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा ही एक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। वे ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। उन्हें यह भी लग सकता है कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या वे किसी बड़े मिशन पर हैं। यह डिसऑर्डर व्यक्ति की थिंकिंग, इमोशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, टू डीआईडी, को पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था।
इसमें एक ही व्यक्ति में अलग अलग आइडेंटिटीज़ डेवलप हो जाती हैं और वह अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ में शिफ्ट करता रहता है। ये डिसऑर्डर आमतौर पर एक्सट्रीम चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण डेवलप होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी पेनफुल मेमोरीज से बचने के लिए अलग आइडेंटिटीज़ क्रिएट कर लेता है। मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ साइकोलॉजिकल ही नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल भी होते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ दिमागी कमज़ोरी नहीं बल्कि रियल मेडिकल कंडीशंस हैं, जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट संभव है। स्टिग्मा और मिसकंसेप्शंस के कारण बहुत से लोग सही समय पर मदद नहीं ले पाते, जिससे उनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। इसलिए अवेयरनेस बढ़ाना और सही जानकारी फैलाना ज़रूरी है, ताकि लोग मेंटल हेल्थ को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी फिजिकल हेल्थ को दी जाती है। आइए अब बात करते हैं उन दो केसेस की जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे साइकियाट्रिस्ट्स के अकॉर्डिंग। एनालिस मिचेल का केस पूरी तरह से एक मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसे गलतफहमी और धार्मिक विश्वासों के कारण भूत प्रेत से जोड़ दिया गया। उसके लक्षण टेम्परल लोब एपिलेप्सी, टीएलआई, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर और संभवतः मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के इंडिकेशन देते हैं। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन का वह हिस्सा प्रभावित होता है जो यादें, भावनाएं और धार्मिक अनुभवों को नियंत्रित करता है। कई रिसर्चर्स बताते हैं कि टीएलई के मरीजों को अक्सर धार्मिक या रहस्यमयी अनुभव होते हैं, जिसे हाइपर रिलीजियोसिटी कहा जाता है। एनालिस को अचानक बेहोश होने, ट्रांस जैसी स्थिति में जाने और अजीब अजीब रंग व आवाज़ें सुनाई देने जैसी दिक्कतें थीं, जो सीजर्स, दौरे और हेल्यूसिनेशंस के कारण हो सकती हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण, हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूशंस और मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मैनिया के लक्षण मिलते हैं। एनालिस ने कहा कि उसे आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो उसे बताती थीं कि वह शापित है और उसे आत्मदंड देना चाहिए। ये ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस के संकेत हैं। उसका अत्यधिक धार्मिक व्यवहार, बार बार प्रार्थना करना, 600 बार घुटनों के बल झुकना और आत्म पीड़ा देना, ये सभी ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर और मैनिक एपिसोड्स के लक्षण थे। जब डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए तो उसके माता पिता ने धार्मिक रास्ता चुना और एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक का सहारा लिया। लगातार यह बताया जाना कि उसके अंदर शैतान है उसके मानसिक हालात को और बिगाड़ता गया। सेल्फ सजेस्शन इफेक्ट और प्लेसिबो इफेक्ट के कारण उसे सच में ऐसा लगने लगा कि उसके अंदर आत्माएं हैं। एग्जोसिज्म के दौरान उसे जबरदस्ती आत्माओं की पहचान पूछी गई, जिससे उसने अडोल्फ हिटलर, नीरो, जूडस, लूसीफर जैसी आत्माओं का नाम लिया, जो डिसोशिएटिव सिम्टम्स, पहचान भ्रम के लक्षण हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह मानी जाती है अनेलीजे के माता पिता, जो बेहद धार्मिक थे। एनालिजे का बचपन एक अत्यधिक धार्मिक माहौल में बीता। इसी कारण उसे लगने लगा कि उसके अंदर डीमंस हैं। कभी कभी वह इन डीमंस को हिटलर, जूडस या लूसीफर कहकर बुलाती थी। ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई हिंदू, मुस्लिम या एथियस्ट होता जिसे यही समस्या होती, तो ये नाम उसके दिमाग में नहीं आते। एनालिजे को सिर्फ लूसीफर, जूडस, केन जैसे नामों के बारे में पता था, क्योंकि बचपन से उसे इन्हीं के बारे में सिखाया गया था। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिजे को लगातार भूखा रखा गया और शारीरिक यातनाएं दी गई। 67 से अधिक एक्सोर्सिज्म सेशंस में उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ा, जिससे उसका शरीर कमजोर होता गया। आखिरकार मालन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन के कारण 1976 में उसकी मृत्यु हो गई। वियर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कहना था कि जब ये सब चीजें मिलकर सामने आई तो एनालिसे एक भारी साइकिक डिस्टर्बेंस से गुजर रही थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा कि अगर समय पर उसे सही मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती तो उसकी मौत को रोका जा सकता था। इसी कारण उसके माता पिता और 2 रोमन कैथलिक प्रीस्ट्स, जिन्होंने उस पर एक्सोर्सिज्म किया था, पर चार्जेस लगाए गए। इन चारों को नेग्लिजेंट होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया। एनालिसे मिशेल भूत प्रेत का शिकार नहीं थी, बल्कि उसे एपिलेप्सी और मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ा। धार्मिक विश्वासों और अंधविश्वास के कारण उसे सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। अगर उसे एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, मूड स्टेबलाइजर्स और न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकती थी। यह मामला यह दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना और अंधविश्वास को बढ़ावा देना जानलेवा साबित हो सकता है। माइकल बोर्टराइट का मामला डिसोसिएटिव फ्यूग का एक रेयर एग्जाम्पल है, जिसमें कोई व्यक्ति अचानक अपनी याददाश्त खो देता है और अपनी असली आइडेंटिटी को भूल कर एक नई पहचान अपना लेता है। इस स्थिति में इंसान अपनी पर्सनल डिटेल्स, नाम, पास्ट और यहाँ तक कि अपनी प्राइमरी लैंग्वेज तक भूल सकता है और कभी-कभी एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी अपना लेता है। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये कंडीशन आमतौर पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से ट्रिगर होती है, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, किसी बड़ी दुर्घटना या इमोशनल स्ट्रेस। माइकल के केस में उसने अपनी पुरानी यादों को खो दिया और अनजाने में अपने दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट कर लिया जहां उसकी स्वीडिश भाषा से जुड़ी मेमोरीज स्टोर्ड थीं। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे हुआ? इसके पीछे एक बेहद सीधी वजह थी। उसने स्वीडन में काफ़ी समय बिताया था। स्वीडिश पब्लिक रिकॉर्ड से पता चला कि बोटराइट 1981 से 2003 के बीच कई बार स्वीडन में रह चुका था। जब कई स्वीडिश पीपल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह एक ऐसे अमेरिकन को जानते थे जिसे मेडिवल हिस्ट्री में गहरी रुचि थी।
उसके बचपन में स्वीडन में रहने की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। लेकिन कई साल स्वीडन में बिताने के बाद वह जापान चला गया, जहाँ उसने शादी की और पिता बना। इसके बाद वह चाइना चला गया, जहाँ उसने इंग्लिश पढ़ाई, और कुछ समय बाद वह कैलिफोर्निया चला गया। डॉक्टर्स का कहना था कि वह डिसोसिएटिव फ्यूग स्टेट से गुजर रहा था, जिसमें लोग अपने पास्ट इवेंट्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यहाँ भी ट्रिगर किसी न किसी तरह का ट्रॉमा होता है। बोटराइट का एक बेटा और दो एक्स वाइफ्स थीं, लेकिन जब उससे उनके बारे में पूछा गया तो उसे उनमें से किसी की भी याद नहीं थी। इसे क्रिप्टोमनेसिया कहा जाता है, जहाँ दिमाग पुरानी भूली हुई जानकारियों को रिवाइव कर देता है, लेकिन व्यक्ति को यह लगता है कि ये मेमोरीज नहीं है। इस केस को कई लोगों ने री इनकारनेशन या स्पिरिट पोजेशन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन असल में यह न्यूरोसाइंस और साइकाइट्री की दृष्टि से हमारी मेमोरी और आइडेंटिटी से जुड़ी एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल फिनोमिनन थी। माइकल का केस यह साबित करता है कि हमारा दिमाग कितनी इंट्रिकेट और मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। जब हमारी यादें मिट जाती हैं तो हम खुद को एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरफ परसीव कर सकते हैं। ये केस ये भी दर्शाता है कि सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस की जगह साइंटिफिक रीजनिंग को अपनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम ह्यूमन माइंड की कम्प्लेक्सिटीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। भारत में मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर गहरा स्टिग्मा मौजूद है, जिसके कारण लोग खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में आज भी यह धारणा बनी हुई है कि यह कोई वास्तविक बीमारी नहीं, बल्कि व्यक्ति की कमजोरी या वहम है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, तो उसे गंभीरता से लेने की बजाय ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, या पंडित से पूजा करवाओ, नज़र लगी है, जैसे जवाब दे दिए जाते हैं। कई मामलों में स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर (डीआईडी) जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों को आत्मा का साया, काला जादू या पूर्वजों के श्राप से जोड़ दिया जाता है, जिससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को पागलपन का तमगा दे दिया जाता है, जिससे लोग साइकाइट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के पास जाने से डरते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य का इलाज करवा भी रहा हो तो उसे छुपा कर किया जाता है, क्योंकि समाज इसे शर्म की बात मानता है। परिवारों में मानसिक बीमारियों को इज्जत से जोड़कर दबा दिया जाता है, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ती जाती है। नौकरी, शादी और रिश्तों में भी मानसिक रोगियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उन्हें असामान्य या खतरनाक समझते हैं। इस स्टिग्मा के कारण लाखों लोग सही समय पर इलाज नहीं ले पाते, जिससे एक साधारण मानसिक समस्या भी गंभीर बीमारी या आत्महत्या की ओर ले जा सकती है। भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस की कमी का फायदा उठाकर कई ढोंगी बाबा और तांत्रिक न सिर्फ लोगों को ठगते हैं, बल्कि कई मामलों में महिलाओं के साथ गंभीर शोषण भी करते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण मेंटल डिसऑर्डर्स को आज भी भूत प्रेत या दैवीय शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। लोग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट को अपनाने के बजाय झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र जैसे अनसाइंटिफिक उपायों पर भरोसा करते हैं, जिससे ऐसे फर्जी बाबाओं का दबदबा बना रहता है। विशेष रूप से स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर (डीआईडी), इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी मेंटल कंडीशन से जूझ रही महिलाओं को समाज अक्सर एबनॉर्मल मानता है। उनके व्यवहार को समझने के बजाय परिवार उन्हें किसी तथाकथित बाबा के पास ले जाता है, जो इसे बुरी आत्मा या काले जादू का असर बताकर उपचार के नाम पर शोषण करता है। इनके आश्रमों में महिलाओं को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है, जहां उनके साथ अत्याचार और अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कई मामलों में ये बाबा अपने अनुयायियों और पॉलिटिकल कनेक्शंस की मदद से खुद को बचा लेते हैं, जबकि पीड़ित महिलाओं को या तो चुप करा दिया जाता है या उनके आरोपों को झूठा साबित कर दिया जाता है। इतिहास में भी मेंटल डिसऑर्डर्स को शैतानी प्रभाव मानकर कई महिलाओं को चुड़ैल घोषित कर मार दिया जाता था। आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जारी अज्ञानता इन अपराधों को बढ़ावा देती है। मानसिक बीमारियों के प्रमुख कारण मेंटल डिसऑर्डर्स किसी एक कारण से नहीं होते, बल्कि इसके पीछे कई बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे जेनेटिक्स, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज, एक्सट्रीम सोशल प्रेशर, वर्क स्ट्रेस और बर्नआउट, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स एंड अल्कोहल। अब इन कारणों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। एक, जेनेटिक्स। कई मेंटल डिसऑर्डर्स का संबंध जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से होता है। यदि परिवार में स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी बीमारियों की हिस्ट्री है, तो अगली जनरेशन में इसके डेवलप होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि जेनेटिक्स केवल रिस्क फैक्टर है, यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति को मानसिक बीमारी होगी ही। एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल भी इसके विकसित होने में अहम भूमिका निभाते हैं। दो, केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। जब इनमें इम्बैलेंस आता है तो व्यक्ति मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और साइकोटिक डिसऑर्डर्स से प्रभावित हो सकता है। डोपामिन का इम्बैलेंस स्किज़ोफ्रेनिया और एडिक्शन से जुड़ा होता है। सेरोटोनिन की कमी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी को ट्रिगर कर सकती है। नोरेपेनेफ्रिन का इम्बैलेंस क्रॉनिक स्ट्रेस और पैनिक डिसऑर्डर्स से जुड़ा होता है। गाबा, गामा एमिनोबुटिरिक एसिड की कमी से इंसोम्निया और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
आज कई साइकेट्रिक मेडिकेशंस इन्हीं केमिकल इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे व्यक्ति की मेंटल कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो सके। 3. चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज। चाइल्डहुड ट्रॉमा का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बचपन में इमोशनल, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज झेलने वाले लोगों में बड़े होने के बाद पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंग्जायटी डिसऑर्डर विकसित होने की संभावना अधिक होती है। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से गुजरने वाले बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है, जिससे उनकी स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी कमजोर हो जाती है और वे अडल्ट होने पर सब्सटेंस अब्यूज, सेल्फ हार्म या सुइसाइडल टेंडेंसीज की ओर बढ़ सकते हैं। 4. एक्सट्रीम सोशल प्रेशर। आधुनिक समाज में करियर प्रेशर, मैरिज एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल बर्डन, एकेडमिक स्ट्रेस और सोशल स्टेटस को बनाए रखने का दबाव मेंटल इलनेस का एक बड़ा कारण बन चुका है। छात्रों में एकेडमिक प्रेशर, परीक्षा में अच्छे अंक लाने और करियर बनाने की होड़ में कई युवा डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। युवाओं पर मैरिज और फैमिली एक्सपेक्टेशंस का दबाव, कई बार पारिवारिक अपेक्षाएं मानसिक तनाव को बढ़ा देती हैं, जिससे व्यक्ति क्रोनिक स्ट्रेस में चला जाता है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और जॉब प्रेशर, बेरोजगारी, आय की अस्थिरता और करियर फेलियर भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकती हैं। समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर स्टिग्मा के कारण लोग अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बताते, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है। 5. वर्क स्ट्रेस और बर्नआउट। हाई प्रेशर जॉब्स, टॉक्सिक वर्क प्लेसेस और अनरियलिस्टिक डेडलाइंस मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, लॉ एनफोर्समेंट और अदर हाई स्ट्रेस जॉब्स में काम करने वाले लोग बर्नआउट सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और क्रॉनिक फटीग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। काम और निजी जीवन के बीच वर्क लाइफ बैलेंस की कमी, लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम करना और अनहेल्थी जॉब कल्चर मेंटल ब्रेकडाउन का कारण बन सकती है। 6. सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स एंड अल्कोहल। सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स एंड अल्कोहल मानसिक बीमारियों को न केवल ट्रिगर करता है, बल्कि उन्हें और भी गंभीर बना सकता है। अल्कोहल डिपेंडेंस, लंबे समय तक अल्कोहल कंजम्पशन करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेमोरी लॉस और लिवर डैमेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कैनबिस, मारिजुआना दुरुपयोग, अधिक मात्रा में सेवन करने से साइकोसिस, पैरानोया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है। कोकीन और मेथाम्फेटामाइन, ये ड्रग्स डोपामाइन इम्बैलेंस पैदा करके एडिक्शन, एग्रेशन और हेलुसिनेशंस को बढ़ाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज न केवल मेंटल बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी बुरी तरह प्रभावित करता है और ड्यूल डायग्नोसिस, जब व्यक्ति को मानसिक बीमारी और नशे की लत दोनों हो, को जन्म दे सकता है। मेंटल डिसऑर्डर्स किसी आत्मा या भूत प्रेत का असर नहीं है, बल्कि इनके पीछे जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस, पास्ट ट्रॉमा, सोशल स्ट्रेस और अनहेल्थी लाइफस्टाइल जैसी कई साइंटिफिक और बायोलॉजिकल वजहें होती हैं। इन बीमारियों को सही तरीके से समझने और इलाज करवाने के बजाय झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का सहारा लेना स्थिति को और भी गंभीर बना सकता है। मानसिक बीमारियां व्यक्ति के सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता पर असर डालती हैं। कंसंट्रेशन की कमी, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत और कुछ मामलों में हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जहां व्यक्ति ऐसी चीजें देखता या सुनता है जो असल में नहीं होती। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कारण ज्यादा चिंता, डर, चिड़चिड़ापन और अकेलापन महसूस हो सकता है। रिश्तों पर भी असर पड़ता है। मरीज घर वालों और दोस्तों से कटने लगता है, जिससे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और आइसोलेशन बढ़ जाता है। पढ़ाई और नौकरी पर भी असर पड़ता है, जिससे काम में ध्यान नहीं लगना, बार बार छुट्टी लेना और जॉब लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है। नींद की कमी, वजन का बढ़ना या घटना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना और हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ सकता है। सही समय पर इलाज और सपोर्ट न मिले तो ये समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मेंटल इलनेसेस के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहते हैं तो ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। व्यवहार में अचानक बदलाव आ सकता है, जैसे बहुत ज्यादा सोशल विथड्रॉल या फिर अत्यधिक अग्रेसिव बिहेवियर। मूड स्विंग्स तेज हो सकते हैं, जहां व्यक्ति बिना किसी वजह के अत्यधिक हैप्पीनेस या गहरी सैडनेस महसूस कर सकता है। स्लीप डिसऑर्डर्स भी आम है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोने लगते हैं, जबकि कुछ को बिल्कुल नींद नहीं आती। रोजमर्रा की चीजों में रुचि खत्म हो सकती है, जिससे व्यक्ति अपनी पसंदीदा हॉबीज में दिलचस्पी लेना बंद कर सकता है और अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगता है। कुछ मामलों में व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है या बार बार मरने की बातें करता है, जिसे सेल्फ हार्म टेंडेंसीज कहा जाता है। सबसे गंभीर लक्षणों में से एक है हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स, यानी ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं है। अगर ये लक्षण लगातार 2 हफ्तों से अधिक समय तक बने रहते हैं, तो यह मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है और ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी हो जाता है। कई लोगों को यह गलत फहमी होती है कि मेंटल डिसऑर्डर्स खुद ही ठीक हो सकते हैं या मेडिकेशंस लेने से बीमारी और बढ़ जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। मेंटल इलनेसेस खुद ब खुद ठीक नहीं होती। अगर समय पर इनका सही इलाज ना मिले तो ये और बिगड़ सकती है। साइकेट्रिक मेडिकेशन जब सही तरीके से ली जाती है तो यह मरीज के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है।
अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 हफ्तों से अत्यधिक सैडनेस या एंग्जाइटी महसूस कर रहा है, अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे वर्क, स्टडीज और सोशल इंटरेक्शंस में कठिनाई महसूस कर रहा है, या फिर सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो यह गंभीर संकेत हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई अचानक बहुत वायलेंट या इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा रहा है, या फिर किसी चीज़ को लेकर अत्यधिक ऑब्सेसिव हो जाता है, जैसे बार बार हैंड वॉशिंग या किसी चीज़ को बार बार चेकिंग, तो यह मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करने का समय होता है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, रिकवरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब तक हमने समझा कि मानसिक बीमारियां कब शुरू होती हैं और इन्हें समय पर पहचानना क्यों ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनका इलाज कैसे किया जाए। क्या मानसिक बीमारियां पूरी तरह ठीक हो सकती हैं? क्या सिर्फ मेडिकेशंस ही एकमात्र इलाज हैं, या थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस भी ज़रूरी हैं? अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर मानसिक बीमारियों को प्रबंधित किया जा सकता है और कई मामलों में व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए सही समय पर एक्यूरेट डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट मुख्य रूप से 3 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है थेरेपी, जिसे काउंसलिंग या साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य उपचार का सबसे प्रभावी तरीका है, जहां एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट व्यक्ति की समस्याओं को समझता है और उसे कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखाता है। अलग अलग मानसिक समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार की थेरेपीज होती हैं, जैसे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदलने में मदद करती है। डीबीटी या डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी खास तौर पर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सेल्फ हार्म टेंडेंसीज के लिए उपयोगी होती है। एक्सपोजर थेरेपी उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो ओसीडी या किसी विशेष फोबिया से जूझ रहे होते हैं। वहीं फैमिली थेरेपी और ग्रुप थेरेपी व्यक्ति के सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। दूसरा तरीका है मेडिकेशन और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। हर मानसिक बीमारी के लिए दवाइयाँ ज़रूरी नहीं होती, लेकिन कई मामलों में यह रिकवरी को तेज़ कर सकती है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। मूड स्टेबलाइजर्स, जो बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में मदद करती हैं। और एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, जो स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य गंभीर मानसिक बीमारियों में दी जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना साइकाइट्रिस्ट की सलाह के कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें। दवाई लेना कोई कमजोरी नहीं है। जैसे डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ज़रूरी होता है, वैसे ही कुछ मानसिक बीमारियों के लिए दवाएं ज़रूरी हो सकती हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है लाइफस्टाइल चेंजेस और सेल्फ केयर। मेंटल हेल्थ रिकवरी में व्यक्ति की जीवन शैली का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से शरीर में एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है। हेल्थी डाइट दिमाग की केमिस्ट्री को बैलेंस रखती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रॉपर स्लीप लेना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप एंग्जाइटी और डिप्रेशन को और बढ़ा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है सोशल सपोर्ट। अपने दोस्तों और परिवार से खुलकर बात करना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। एबनॉर्मल बिहेवियर किसी भूत या आत्मा के प्रभाव का परिणाम नहीं होता। अक्सर यह एक मेंटल डिसऑर्डर का लक्षण होता है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यही है कि अंधविश्वास और झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने के बजाय साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाए। यदि आप या आपके किसी परिचित का बिहेवियर एबनॉर्मल हो, तो बिना किसी संकोच एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से परामर्श अवश्य लें। याद रखिए, प्रोफेशनल क्लिनिकल हेल्प लेना शर्म की बात नहीं, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक जिम्मेदार और सकारात्मक कदम है। मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं। थैंक यू।